नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन पिंपरे है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको मेरी स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ हुई है। 2013 में मेरे साथ एक हादसा हुआ था मोटरसाइकिल पर। जब मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग घूमने गए थे, तब मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक कार वाले ने मुझे ठोकर मारी थी, इसलिए मैं उड़कर डिवाइडर पर जाके गिरा था। उस में इतनी चोट आई थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, लेवल है D5। वहाँ जिस समय मैं वहाँ डिवाइडर पर गिरा था, उसी समय से बिलो चेस्ट पूरा पैरालाइज्ड हूँ। इसके लिए हमने ट्रीटमेंट भी ली है। पुणे के एक बड़े हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। बाद में 1 महीने के बाद हमने हमारे यहाँ लातूर डिस्ट्रिक्ट में फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट भी ली है। 1 साल तक मैंने वो ट्रीटमेंट ली। काफ़ी कुछ सीखा हूँ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से, क्योंकि मुझे कुछ करने के लिए आता नहीं था। पिलो चेस्ट पैरालाइज्ड होना कितना बुरा होता है, ये मैंने हॉस्पिटल में देखा है। मेरे जैसे कई लोग थे, उनके अलग अलग लेवल्स थी, अलग अलग तरह के वो हादसे में शिकार हुए थे। वो देखकर मैं अपने आप को थोड़ा बहुत खुश नसीब समझता था कि चलो मेरे हाथ में तो कम से कम ताकत है, मेरा दिमाग तो सही है, दिमाग को तो चोट नहीं लगी है, मैं सोच सकता हूँ, मैं खा पी सकता हूँ। ये सब बातें मेरे लिए पॉजिटिव थी। निगेटिव बस ये था कि मैं अभी कभी चल नहीं पाऊँगा। कोशिश बहुत की हमने, बहुत जगह जाके ट्राई भी किया, लेकिन कुछ इसका इतना इफेक्ट हुआ नहीं। एक्सीडेंट से पहले मैं एक पुणे की बहुत बड़ी कंपनी में काम पर था। एक अच्छी खासी पोस्ट थी, अच्छा खासा पैकेज था, बहुत ब्राइट फ्यूचर भी था। लेकिन कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। यही हादसा मेरे साथ हुआ, यही वाकया मेरे साथ हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, मैं किसी और को रोज़गार देने की कोशिश करूँ। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मतलब ये जो मेरे साथ पिछले 8 साल हुए हैं, ये मेरे लिए आसान नहीं थे। अलग अलग दिन अलग अलग प्रॉब्लम्स मेरे सामने आते थे। कभी फाइनेंशियली इशू, बहुत सारे फाइनेंशियली इशू आते थे, कभी फिजिकली इशू आते थे, कभी कोऑर्डिनेट नहीं होता था किसी से। तो जब मैं 1 साल के बाद हॉस्पिटल से घर आया, तब मैं 1 डेढ़ साल तक एक्टिव था। मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता था थोड़ी बहुत, लेकिन वो रूटीन ऐसा हुआ था कि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं पाता था, कुछ सोच नहीं पाता था। और इस चक्कर में सारी बातें मुझे याद आती थी कि हमारी पिछली ज़िंदगी कैसी थी, अभी ऐसी क्यों है, और अभी आगे जितने दिन भी जीऊँगा उतने दिन कैसी होगी। ये सोच सोच कर मैं डिप्रेशन में गया था। हालांकि मुझे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने अपने आप को उसी समय संभाल लिया था। और उस चक्कर में मैंने एक बार सुसाइड कमिट भी किया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा था। उस बात की मुझे अभी खुशी होती है कि वो अनसक्सेसफुल हुआ था। लेकिन ये जो दिन होते हैं, ये दिन बहुत बुरे होते हैं। इस समय हमें अच्छे विचार करने की ज़रूरत होती है, आसपास अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। हमें घर में बंद रहने की वजह से ये सब होते हैं, इसलिए हमें घर में बंद नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतना एक्टिव होने की ज़रूरत होती है। और हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है कि यार ऐसी शारीरिक अवस्था में हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हालांकि हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत बातें बताते हैं, फिर भी मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ। उस दौरान मुझे एक बेड सोर हुआ था। वो मेरी गलती थी, मुझे कमर के नीचे थोड़ी एक चोट लगी थी और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल लोगों की जख्म जल्दी भर जाती है, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी बेड सोर के बारे में। उस बेड सोर को ठीक करने के लिए मुझे पूरा 1 साल लगा था। जब भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाता था, तब भी डॉक्टर बोलते थे कि यार अभी कुछ नहीं होने वाला है, बहुत जख्म डीप है, अभी इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैं ऑपरेशन करने के लिए रेडी नहीं था। मैं चाहता था कि मैं खुद उसको हील करूं, मैं खुद उसको जख्म भरूं
और बाद में डॉक्टरों ने, जब मैं अगली बार डॉक्टर के पास जाता था तो मुझे इग्नोर करते थे, सिर्फ ड्रेसिंग करके छोड़ देते थे, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते थे मेरे साथ, क्योंकि उनको पता था कि ये सुनने वाला है नहीं। फिर भी मैंने पूरा 1 साल अलग अलग पोजीशन में सोकर, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड कभी पेट के बल सोकर उस जख्म को 1 साल में हील कर दिया, 1 साल में भर दिया। लेकिन वो 1 साल भी मेरे लिए बहुत पेनफुल था, क्योंकि बाकी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाना था। उसके बाद में मैंने सोचा कि यार अपने साथ इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद हम अभी इस कंडीशन में है, तो क्यों ना इसको एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी को जिया जाए, ताकि मैं खुद भी इंडिपेंडेंट हो जाऊं और किसी और को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रयास करूं। मेरा सपना है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, जो कि अलग अलग फील्ड में होगा। बिजनेस मेरा मल्टीपल चेन बिजनेस होंगे मेरे, उसमें मेरा सपना है। लेकिन कुछ भी बिजनेस करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है फाइनेंस, जो कि मेरे पास अभी है नहीं। क्योंकि जो मेरे साथ ये सब हादसा हुआ पिछले 8 साल में, घर की बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी वजह से। मेरे पिताजी के पास 3.5 एकड़ ज़मीन थी। मेरे इस ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन एक प्राइवेट साहूकार होते हैं उनके पास गिरवी रखी। उस ज़मीन की कीमत 15 लाख रुपए है 2 एकड़ की, लेकिन सिर्फ हमने 3 लाख रुपए के लिए वो ज़मीन उनको दे दी थी। और वो ज़मीन हमने आज तक वापस नहीं ली है, क्योंकि हमें कोई और इनकम सोर्स है ही नहीं। मेरे पिताजी का कहना था कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा तो देख लेंगे, इसको छुड़ा कर ले लेंगे। लेकिन वो जो साहूकार थे, उन्होंने वो ज़मीन अभी किसी और को बेच दी है, और वो अभी कोर्ट में उसके लिए भी चक्कर चल रहे हैं। हालांकि कोर्ट के चक्कर बहुत बुरे होते हैं। हमारे देश में कई ऐसे केसेस हैं जो कि कई सालों से पेंडिंग पड़े होते हैं। हमारी पुरानी एक भी केस है मेरे पिताजी की, वो उनके भाई के बीच में अभी 25 साल हो गए हैं, फिर भी वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी ये एक केस जुड़ चुके हैं उसके साथ। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को केस नहीं करना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन हमारी लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत धीमे है। तो ये बात तो अलग हो गई। हाँ, तो मैं फाइनेंशियल सिचुएशन पे आया था। ज़मीन 2 एकड़ थी, वो गिरवी पड़ चुकी है, वो अभी तक हमारे पास आई नहीं है। ये जो पीछे घर देख रहे हैं, ये भी एक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी है, उनके साथ भी उनके पास हमारा ये घर भी गिरवी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे। माँ के पिताजी के कुछ थोड़े बहुत गहने थे, कुछ सेविंग्स थी, वो सब कुछ जा चुका है। कम से कम आज तक 12 से 15 लाख रुपए उन्होंने मेरे ऊपर खर्च किए हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ। हालांकि मैं आज मेरे पूरे काम करता हूँ, डेली रूटीन जो भी होता है, बाथरूम जाना, नहाना, अपना बेड ठीक करना, बेडशीट्स बदलना, खाना अपने हाथ से खाना, एक्सरसाइज करना। बाकी रोज़ मैं व्हीलचेयर पर, अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं इसलिए मैं रोड की तरफ, अच्छा रोड है जिस तरफ, एक 2-3 किलोमीटर अपने आप खुद वॉकिंग करने के लिए, मतलब व्हीलचेयर पर अपने आप चला जाता हूँ घूमने के लिए। वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, जो कि हाथ में ताकत है वो वैसी ही बनी रहे और उसके लिए उसको आगे कुछ नुकसान ना हो, इसलिए ये एक्सरसाइज करता हूँ। और जितना भी हमारा ये थोड़ा बहुत एरिया है वहाँ घूमता हूँ। मैं बाहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ गांव में, लेकिन हमारे यहाँ की सिचुएशंस बहुत ख़राब है, देश के ही सिचुएशंस ख़राब है, जो कि रास्ते की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। हम तो विलेज एरिया में रहते हैं, तो आप तो समझते ही होंगे कि कितनी बुरी कंडीशन होगी विलेज एरिया में। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे समाज में दिव्यांग होना एक अभिशाप ही है। हाँ जी, ये शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है इसके मायने क्या है। जब भी मैं कभी ऐसे ही अभी बाहर बैठता हूँ या बाहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ या जाता हूँ, तो लोगों का नज़रिया अभी भी बदला नहीं है मेरी तरफ।
इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने बहुत जगह देखा है, पढ़ा है कि दिव्यांगों के प्रति जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका रवैया, उनका देखने का नज़रिया बहुत ख़राब है। इसके लिए देश में अलग अलग कानून भी बने हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए उनको, लेकिन वो कोई सीरियसली लेता नहीं है। इसलिए हम दिव्यांग लोग अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं, जो कि बहुत बुरा है। देश में ऐसे कई दिव्यांग होंगे कि जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। मैंने पिछले कई वीडियो में भी ये बातें की है कि दिव्यांग भाई बहनों, आप घर से बाहर निकलिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो को यहाँ का लोगों के प्रति, लोगों का हमारे प्रति रवैया है, उस कारण हम पहले घर से बाहर नहीं निकलते। पहले से बहुत इमोशनली और फिजिकली परेशान होते हैं, फिर भी हिम्मत जुटाकर हम लोग बाहर निकलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों का जो नज़रिया होता है उस कारण फिर हम सिमट जाते हैं, यार नहीं चलो जाने दो, छोड़ दो, अपना रूम और अपन ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं समाज के उन सभी भाई बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोगों का नज़रिया तो बदलेगा नहीं, या बदलेगा उसके लिए कितना समय लगेगा ये तो हमें पता नहीं है। इसीलिए हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी, खुद डेयरिंग करनी होगी कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा, लोगों को इग्नोर करो और अपने आप को मूव ऑन करो। यही मैंने सोचा है, पिछले 1-1.5 महीने से मैं यही कर रहा हूँ। अभी मेरे अगली स्टेप है, मैं अभी जो भीड़ वाली जगह होती है वहाँ जाने वाला हूँ। अभी तो मैं 1 महीने से आउटसाइड एरिया घूम रहा हूँ, लेकिन अभी मैं भीड़ वाली जगह जाने वाला हूँ। जो होगा देखा जाएगा, लोगों को ताने सुनने पड़ेंगे तो सुनूंगा, या कुछ 2 बातें उनको भी सुनाऊंगा, या उनको इग्नोर करूंगा। ये सब प्लान्स बाद में है मेरे। तो मैं आप भी और नॉर्मल लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यार, हम जैसे दिव्यांगों के प्रति आपका रवैया ठीक से करो, बदलिए। हमें भी समाज में जीने का उतना ही हक है जितना आपको है। तो ये बात हो गई। बाद में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ से बहुत सारी स्कीम हमारे लिए अनाउंस करते हैं, लेकिन क्या वो स्कीम्स हैंडीकैप लोगों तक पहुँचती है? जिनको ज़रूरत होती है उनको वहाँ तक पहुँचती है? या वो स्कीम उन तक पहुँचाने के लिए कितने मार्ग ईजी है, ये कभी किसी ने सोचा है? ऊपर से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम दिव्यांगों के लिए ये कर रहे हैं, दिव्यांगों के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो प्राप्त करने के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अभी मैं पिछले 8 साल से हैंडीकैप हूँ, आज तक मैंने कौन सी एक भी स्कीम का फ़ायदा अभी तक लिया नहीं है। सिर्फ मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट मैंने बनवाया है ऑनलाइन। अभी पेंशन के लिए अगर मुझे जाना है यहाँ तहसीलदार के ऑफिस, तो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, और वो एक बार काम होते नहीं है। और जाने के लिए 2 से 2,500 रुपये मुझे खर्च है, क्योंकि मुझे एक प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ती है, किसी और को साथ में लेना पड़ता है, वो उठा के मुझे गाड़ी में बैठाता है, पूरा दिन उसमें जाता है, और वो एक चक्कर में या ये काम होते नहीं है। और वहाँ के लोगों का जो रवैया होता है ऑफिसर्स का, कि आपके पास जेरोक्स नहीं है, आपके फ़ोटो क्लियर नहीं है, या अटेस्टेड नहीं है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी त्रुटियां वो हमारे इसमें निकालते हैं और दिव्यांगों को वापस भेज देते हैं। ऐसे कई दिव्यांग भाई बहनों के मेरे पास फ़ोन कॉल है जिनको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं खुद जाने के लिए वहाँ डर रहा हूँ कि यार 2-2,500 रुपये मैं खर्च करके एक बार जाऊँगा तो मुझे मेरा काम नहीं होगा, तो वो लोग मुझे वापस भेज देंगे। तो कितनी बार जाना पड़ेगा? 2 बार, 4 बार, 8 बार या 10 बार? तो इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? अभी हमारी सिचुएशन फाइनेंशियली ये है कि हम 1 किलो छोड़ो, वो बात नहीं है करती हैं आपसे, क्योंकि किसी और को लगे कि यार वो ये अपना यहाँ रो रहा है। तो फाइनेंशियली कंडीशन बहुत वीक है, जैसे तैसे हम दिन काट रहे हैं। तो मैं हमारे देश के जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि हम दिव्यांगों के लिए आसानी से आसान तरीका ऐसा निकालिए जो कि हम वहाँ आसानी से पहुँच पाएंगे, और हमारे जो कुछ भी काम होंगे वो हो जाएंगे वहाँ पे।
तो मैंने पिछले एक बार वीडियो के माध्यम से सिंगल विंडोज़ फॉर हैंडीकैप पीपल्स ये भी ट्रेंड चलाया था। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन कॉल आए, लेकिन उसके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। जैसे कि अभी ग्राम पंचायत है, हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको ये क्यों ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि वो खुद गांव में घूमकर अपने गांव में कितने हैंडीकैप्स लोग हैं, उनको कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन से बिजनेस लोन्स वो उनको प्रोवाइड करा कर दे सकते हैं, या कौन सी स्कीम के अंदर उनको फ़ायदा दिला सकते हैं, वो खुद जाकर हर दिव्यांग के घरों में उनको बताएं और उस पर वो खुद काम करें। जो लोग कहीं जाकर आ सकते हैं, हैंडीकैप है, थोड़ा बहुत पैर से चल सकते हैं, बाद में किसी एक का हाथ का प्रॉब्लम है तो वो लोग जाए, लेकिन मेरे जैसे जो लोग होते हैं जो व्हीलचेयर्स यूज़ करते हैं, जिनको उठा कर लेकर जाने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए ये सब आसान तरीके ढूंढने की ज़रूरत है। ये हो गई गवर्नमेंट की बात। मैं और यहाँ बहुत कुछ बोलने के लिए है मेरे पास, लेकिन हमारे देश में ये हाल है कि कोई सुनने वाला है नहीं, कोई किसी की मदद करने वाला है नहीं। हम कुछ एक्टिविटीज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं दिव्यांग लोग मिलकर, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट की फाइनेंशियली ज़रूरत होती है, वो कि हमें मिलता नहीं है। हमारे देश में ऐसे कई दिव्यांग भाई बहन हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या खेल कूद में वो अव्वल है, और उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। देखिए, मैं स्टोरी अपनी खुद की बताने जा रहा था, लेकिन मैंने क्या क्या बातें की मुझे ही समझ में नहीं आया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी दिव्यांग भाई बहन हो, वो खुद मेहनत करके अपने आप को एक्टिव बनाए। ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सब को फेस करके उनसे हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और जितना हो सके उतना हम खुद इंडिपेंडेंट बने। जैसे कि मैं पूरी तरह से मुझे खुद को इंडिपेंडेंट नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी घर वालों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है फाइनेंशियली। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं खुद भी इंडिपेंडेंट हो जाऊं, और बाकी जो दिव्यांग है या नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी रोज़गार की संधि दे सकूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9767974401 ये है। इस पर आप मुझे अपनी राय, अपने विचार आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और किसी को अगर मेरे लिए कुछ करना है तो भी आप मुझे संपर्क करके कर सकते हैं। ये बात कहने के लिए बहुत बुरी लग रही है कि कोई मेरे लिए कुछ करो, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम मेरे लिए, खुद के लिए। क्यों ना अगर किसी की हेल्प लेकर हम कुछ करें ज़िंदगी में, और वो हेल्प ऐसे तरीके से चुकाए समाज के प्रति कि अगर कोई 10-15 आदमी को भी मैंने इंडिपेंडेंट बनाया और उनको रोज़गार दिलाने की कोशिश की या दिलाया, तो वो जो मैंने किसी और से मदद मांगी है वो सफल हो जाएगी। जानता हो कि किसी और के सामने हाथ फैलाने नहीं चाहिए, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारी कल्पनाएं हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन वीक होने के वजह से ये नहीं कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि बैंक्स लोन, गवर्नमेंट की स्कीम बहुत है, उस पर कहाँ ट्राई नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मैं कहीं आ नहीं जा सकता हूँ, और हमारे यहाँ की जो सिचुएशंस होती है बैंकों की या गवर्नमेंट ऑफिसों की, वो बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत किचकट है, इसीलिए वो हम जैसे लोगों के लिए सही नहीं हो रही है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट को भी सोचने की ज़रूरत है, और हमारे समाज में जो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी और के लिए कुछ करना होता है जेन्युइनली, तो वो प्लीज़ आगे आए, मुझे मदद करें, और मैं किसी और को मदद करूँगा, ये प्रॉमिस रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू,
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9767974401 है। सचिन भारत पिंपरे, मुक्काम पोस्ट पाडोली, तालुका कळंब, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र। ये मेरा पूरा एड्रेस है। मैं 90% डिसेबल हूँ। मेरे पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट निकाला हुआ है और मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।